नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वाइटल साइंस चैप्टर नंबर 4। यार ये जो चैप्टर है ये सुलेवान बुक का है। अगर किसी के पास बुक है तो वो बुक लेके रीड कर सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के अंदर रहता है। इससे एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और कोई भी एग्ज़ाम है, ये जो चैप्टर है वाइटल साइंस, ये आपके क्लिनिकल पर्पज़ से भी काम आएगा। ऐसे क्लिनिकल पर्पज़ तो सारे ही चैप्टर्स काम आते हैं, पर आपको इस जो वाइटल साइंस हैं इनकी नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं कि वाइटल साइंस क्या होते हैं। वाइटल साइंस वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, हम भाग रहे हैं, साइकोलॉजिकल कोई फैक्टर है, स्ट्रेस फैक्टर है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल स्टेटस है हमारी बॉडी पे, फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं हम, इमोशनल स्ट्रेसर हैं हम, तो उससे जो वाइटल साइंस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये वाइटल साइंस जो होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट हो गया, पल्स रेट हो गया, वो वाइटल कैपेसिटी होगी, वॉल्यूम होगी, लंग्स की वॉल्यूम कैपेसिटीज़, तो इनको ही वाइटल साइंस बोला जाता है। अब देख लेते हैं कि वाइटल साइंस को मेज़र कैसे किया जाता है। तो वाइटल साइंस को मेज़र करते हैं मॉनिटर से, ठीक है। जो आप आईसीयू में या फिर सीरियस वाले जो वार्ड्स होते हैं उनमें मॉनिटर रखे होते हैं, आपने देखे भी होंगे। अगर हॉस्पिटल्स में गए हैं तो वो मॉनिटर्स रखे होते हैं। और मॉनिटर रखने के बाद एक ऐसी केबल लगी होती है। चलो मैं यहाँ पे बना के देखो, ये आपका मॉनिटर है, ठीक है। और इसकी यहाँ पे ऐसे केबल लगी होती है और यहाँ पे एक पाउच सा होता है, ठीक है, ओपन एंड क्लोज पाउच होता है, ठीक है। इस तरीके से। और फिर यहाँ पे पेशेंट की क्या होती है, फिंगर्स होती है, इंडेक्स फिंगर, उसमें प्लेस करके, और फिर जो भी पेशेंट की एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके शो करने लग जाएगी। और सारी रिदम, एम्पलीट्यूड, वॉल्यूम सब कुछ इस मॉनिटर में शो हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। और ये कहाँ मिलता है आपको, आईसीयू में, और आजकल वार्ड्स में भी मिलता है, क्योंकि कई बार वार्ड्स में पेशेंट सीरियस हो जाते हैं तो वार्ड में ही एक दो मॉनिटर आपको प्लेस मिलेंगे। अब देखते हैं जो ये पाउच है इसको बोलते हैं ऑक्सीमीटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑक्सीमीटर। ये भी पोर्टेबल है, बट ये क्या है कि ये एलसीडी के साथ कनेक्ट है केबल। आजकल बिल्कुल छोटे छोटे पल्स ऑक्सीमीटर आए हुए हैं, आप अपनी पॉकेट में ले जा सकते हैं। इतने शेप में ही ऑक्सीमीटर आए हुए हैं छोटे। और जब कोरोना काल आया था उस टाइम पे ये ऑक्सीमीटर बहुत बिके थे, इतने ज़्यादा बिके थे कि घर घर में ये पल्स ऑक्सीमीटर हो गए थे, फीवर चेक करने के लिए, पल्स चेक करने के लिए। तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर इज एन इम्पोर्टेंट रिलेटेड मेजर दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन आर्terial ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। अब मैं आपको ये ना आगे बताऊंगी कि आर्terial ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कि जो ब्लड के अंदर, जो हमारा ब्लड है उस ब्लड के अंदर कितने ऑक्सीजन की अमाउंट बॉडी के अंदर है वो हम पता लगाते हैं, वो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर देता है। पल्स ऑक्सीमीटर डेटा अलाउ द थेरेपिस्ट टू स्क्रीन एंड मॉनिटर फॉर हाइपोक्सीमिया। तो पल्स ऑक्सीमीटर डेटा जो है वो अलाउ कर देगा थेरेपिस्ट टू स्क्रीन एंड मॉनिटर। तो जो जितना भी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो किस पे आ जाएगी, स्क्रीनिंग पे एंड मॉनिटर। किसके लिए, हाइपोक्सीमिया के लिए। हाइपोक्सीमिया का वर्ड आप याद करके रखना। हाइपोक्सिया से ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं और लाइफ
टाइम थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है, सेरिब्रल पाल्सी का जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उससे ये पूछते हैं कि बच्चा आपका लेट रोया था। तो वो पेशेंट बोलता है कि हाँ जी मैम, 1 घंटे 2 घंटे में ऐसे रोया था। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, उसके बच्चे की जो ऑक्सीजन लेवल है, सैचुरेशन लेवल है, वो ब्रेन के अंदर कम हो गई थी, जिसके कारण बच्चे के अंदर ये सिम्टम्स आए। तो आपको ये वर्ड्स लर्न करने हैं। डीएसएसबी में वाले बच्चे ध्यान दें, इन वर्ड्स से ही क्वेश्चन बनेंगे। वो इतना डीपली नहीं पूछेंगे। बैचलर में डीप आ सकता है, पर डीएसएसबी में इतना डीप नहीं पूछा जाता। अब करते हैं ऑफन एसोसिएटेड विद पल्मोनरी डिसऑर्डर डेट इम्पेयर वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स, एग्जाम्पल निमोनिया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अनीमिया, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस, सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट। अब करते हैं नेक्स्ट। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं सिर्फ आपको वही करवाऊंगी। वैसे मैं आपको ये पूरी दिखा देती हूँ बुक, आप इसको अच्छे से आप खुद पढ़ भी सकते हैं। मैं बुक को रेफ़र इसलिए कर रही हूँ, प्रेफरेंस इसलिए कर रही हूँ कि अगर किसी के पास बुक भी नहीं है तो वो बुक से यहाँ से टॉपिक कर ले अपना कवर। अब नेक्स्ट करते हैं पेशेंट ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, आप अपने क्लिनिक पे बैठे हैं, क्लिनिक की चेयर पे या हॉस्पिटल में आपके पास पेशेंट आता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप पेशेंट काफ़ी सारी जो ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्व मीन्स देखना, ठीक है, ऑब्जर्व करना। जैसे ही पेशेंट आता है हम उसके पेशेंट का फेस देख लेते हैं, फेस का एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि किस टाइप का एक्सप्रेशन है। उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट को कितना पेन है, कितना नहीं है। नेक्स्ट है पेशेंट की बॉडी को देख के हम पता लगाते हैं कि पेशेंट के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है या नहीं है। अब वो देख लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। क्लू अबाउट न्यूट्रिशनल स्टेटस मे बी इंडिकेटेड बाय ओबेसिटी और प्रेजेंस ऑफ कैक्सिया। पेशेंट की बॉडी से पता लगाया जाता है, न्यूट्रिशन से पता लगा सकते हैं कि इसको कौन सी इलनेस है। कैक्सिया, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कैक्सिया, ए स्टेट ऑफ इल हेल्थ, अपीयरेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन। क्या है, अपीयरेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड वास्टिंग एसोसिएटेड विद मैनी क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, जो बच्चे होते हैं, बच्चे आते हैं, कई बार क्या होता है, बो लेग होती हैं बच्चों में, नोकनी होते हैं, या कोई भी इस टाइप की डिफॉर्मिटी होती है, जो ओबेसिटी के कारण भी डिफॉर्मिटी आ जाती है, जैसे कि काइफोसिस हो जाता है, लोडोसिस हो जाता है, स्पाइन कर्वेचर जो होता है वो थोड़ा चेंज होने लग जाता है, नी बेंड होने लग जाते हैं, नी बेंड हो जाते हैं, नोकनी आने लग जाता है, किसी बच्चे में बो लेग। जब बच्चे को अच्छे से खाना नहीं मिलता है, फीड नहीं मिलती है, मदर फीड नहीं मिलती है, तो आगे चल के बच्चा जैसे ही ग्रो करता है तो उसमें ये माल न्यूट्रिशन की दिक्कतें आती ही आती हैं, तो उसको बोलेंगे हम कैक्सिया। स्किन कलर चेंजेस, थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, फर्स्ट थी हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, सेकंड हमारा अपीयरेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन, थर्ड है स्किन कलर चेंजेस विल इंडिकेट साइनोसिस। तो ये क्वेश्चन बनता है, साइनोसिस पूछ लेते हैं कि साइनोसिस में क्या होता है। तो साइनोसिस में होता है जो हमारा स्किन कलर है ये चेंज हो जाता है, स्किन कलर चेंज विल इंडिकेट साइनोसिस इज प्रेजेंट। कलर चेंजेस, जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे, जैसे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, तो हाँ, जब आप देखेंगे ना, सिस्टर्स आपको ना ये बताती मिलेंगी कि बच्चे को फीड कराएं तो उसका नाक थोड़ा सा ऊपर करके, बाहर करके फिर उसको फीड कराएं, ताकि जो उसकी नाक है, नाक से जो ऑक्सीजन लेवल है, एयर है, वो अच्छे से पास होती रहे, जिसके कारण पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी ना आए। और ऑक्सीजन की जैसे ही कमी होगी वैसे ही बॉडी का जो कलर है वो चेंज होने लग जाएगा। कहाँ कहाँ आप नोट करेंगे कलर चेंज का, नोज़ पे आप चेंज करेंगे, लिप्स पे करेंगे, आप देखेंगे कि लिप्स ब्लू कलर के हो गए हैं, नोज़ देख सकते हैं,
बच्चे का। और जो ये टिप होती हैं, फिंगर्स टिप होती हैं, ये नीली पड़ जाती हैं। पैरों की जो फिंगर्स होती हैं, टिप होती हैं, वो ब्लू कलरेशन में आ जाती हैं। तो इसी को ओनली ब्लू कलरेशन नहीं, पेल येलो भी हो सकता है, कलर कोई भी हो सकता है। जैसे स्किन की कोई डिजीज़ होती है, अनीमिया जिसको होगा उसको जोंडिक्स आ जाएगा। जोंडिक्स के आने के बाद क्या होता है, येलो कलर, पेल कलर आ जाता है, वो जो आंखों से दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या है कि स्किन का जो कलर चेंज हो जाता है वो होता है साइनोसिस इज प्रेजेंट। कलर चेंजेस इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि जो स्किन का जो कलर चेंज होता है वो कौन सी मेम्ब्रेन में होता है, वो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में। आर एसोसिएटेड विद, इसको बोलेंगे हम सेंट्रल साइनोसिस। दीज मेम्ब्रेन्स आर नॉर्मली पिंक एंड शाइनी irrespective of skin color. Central cyanosis is indicative of marked arterial desaturation. Desaturation का, saturation means ऑक्सीजन की अमाउंट, ऑक्सीजन होना, और डी मीन्स आर्टरी में ऑक्सीजन की अमाउंट न होना। सेकंड है पेरिफेरल साइनोसिस। अब देखिए साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस। साइनोसिस भी दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल साइनोसिस इज ऑब्जर्व एज स्किन कलर चेंजेस, स्किन कलर चेंजेस इन द ईयर लोब्स, नोज, लिप्स एंड टोज। देखिए जो मैंने अभी बताया है ये वही है, ये क्या है, पेरिफेरल साइनोसिस है। इट इज़ यूजली ट्रांजिएंट, अकर सेकेंडरी टू vasoconstriction and typically relieved by warming the area। अब हम यहाँ पे एक टॉपिक समझ लेते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्शन। ऐसे आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ेंगे तो अच्छे से ही पढ़ेंगे। वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड वेजोडाइलेशन। वेजो कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन में होता है सिकुड़ना, और वेजोडाइलेशन में क्या होता है, फैलना। ठीक है, फैल जाना। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन में जो क्या होगा, जो आर्टरीज होगी, ठीक है, आर्टरी, ये मान लो कि आर्टरी का ये साइज है, आर्टरी है, आर्टरीज कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं हमारी, ठीक है। मसल्स के अंदर वो प्लेस होती हैं, क्या होती हैं, जैसे ही वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो जो ये हमारी कैपिलरीज हैं ये क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ये सिकुड़ जाएंगी इस तरीके से। और ये जैसे कई बार क्या होता है कि हम असेसमेंट कह रही हूँ, जब हम पेशेंट को चेक करते हैं तो कई बार ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको हॉट थेरेपी दें या कोल्ड थेरेपी दें। ये भी एक क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजोडाइलेशन। इसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजोडाइलेशन की जो कॉन्ट्रास्ट बात है इलेक्ट्रोथेरेपी में, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट हॉट एंड कोल्ड करते हैं, हॉट एंड कोल्ड। 11 मिनट, 3 मिनट, 1 3 1 3, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेवाइस हंटिंग रिएक्शन, इसको, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, लेवाइस हंटिंग रिएक्शन। आप इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लर्न कर लो और लिख लेना। ये क्वेश्चन एम्स में ऋषिकेश में आया था 2023 में ही आया था। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और हर जगह ही आता है। तो कोई भी जो कैपिलरी होती हैं, जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको क्या करना है, जो हाई ब्लड प्रेशर होगा तो वो क्या होगा, वो बॉडी से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, ऊपर। कई बार जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या होता है, चक्कर आते हैं, सिर घूमने लग जाता है, हेडेक हो जाता है। तो अगर आयुर्वेदा की ओर चलते हैं
जो अगर हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो पेशेंट ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेता है तो वो तुरंत शांत हो जाता है। तो क्या होता है, जो सिकुड़न थी वो क्या होती है, डायलेट कर देते हैं। और डायलेशन में क्या होता है, डायलेशन में हम पेशेंट को क्या करवाते हैं, कैपिलरीज को सिकुड़ने के लिए मेडिकेशन देते हैं। तो ये दोनों ही हॉट एंड कोल्ड, ये आपको अच्छे से आपको इलेक्ट्रोथेरेपी वाली बुक से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही समझ लो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन सिकुड़ना होता है और वेजो डायलेशन मीन्स फैलना होता है। अब यहाँ देख लेते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड टिपिकली रिलीव बाय वार्मिंग द एरिया। अब कर लेते हैं द स्किन शुड बी ऑब्जर्व फॉर चेंजेस इन टेक्सचर एंड हेयर ग्रोथ। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियोस बन जाएंगी। डायफोरेसिस का मीन्स क्या है यहाँ पे, डायफोरेसिस मीन्स प्रोफ्यूज perspiration often indicate that the body is working to compensate for a reduced cardiac output। ठीक है, वर्किंग करता है, बॉडी वर्किंग करती है, कंपनसेट कर लेती है किसके लिए, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। इट इज़ एसोसिएटेड विद ए वैरायटी ऑफ डायग्नोस्टिक कैटेगरीज इंक्लूडिंग मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, हाइपोटेंशन एंड शोक। ठीक है, अब करते हैं क्लबिंग। क्लबिंग, ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, जो मैंने ये हाइलाइटर किए हुए हैं ना, इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लबिंग, अब देख लेते क्लबिंग क्या होता है। क्लबिंग मीन्स एडिमा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एडिमा, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लबिंग बोलेंगे। क्लबिंग इज ए बल्बस, क्या है, बल्बस स्वेलिंग एट द डिस्टल फिंगर एंड टोज accompanied by a loss of the normal angle between the nail bed। देखो, ये जो हमारे नेल बेड है ना, ये तो हमारा नेल हो गया, नेल बॉडी होगी, और ये क्या है, नेल बेड, ये ऊपर। ठीक है, ये इंटरनल मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे है ना स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ पे इतनी सारी स्वेलिंग आ जाती है कि वो आपको प्रोमिनेंट दिखाई देती है, इसको बोलेंगे क्लबिंग। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है साइनोसिस और क्लबिंग में। क्लब का मीन्स है इकट्ठा हो जाना, मीन्स स्वेलिंग हो जाना, और साइनोसिस का मीन्स स्किन का कलर चेंज हो जाना। इट डेवलप ग्रेजुअली ओवर टाइम एंड इज एसोसिएटेड विद डायग्नोज imposing long standing hypoxia and cyanosis such as congenital heart defects। अब देखो, ये हो सकता है कि ये जो कंडीशन है ये कब किस डिजीज़ में मिल सकती है, तो वो मिल सकती है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में एंड पल्मोनरी डिसऑर्डर्स में। पेरिफेरल एडिमा इज टिपिकली एसोसिएटेड विद राइट हार्ट फेलियर। Peripheral edema is typically associated right heart failure or venous insufficiency। अब करते हैं नेक्स्ट, मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, जो ह्यूमन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं वार्म ब्लडेड, और वार्म ब्लडेड को क्या बोला जाता है, होम्योथर्मिक। ये क्वेश्चंस आया था रेलवे के एग्ज़ाम में, एक बार रेलवे का एग्ज़ाम था, मैंने दिया था रेलवे के एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ह्यूमन्स हैं ये कौन से ब्लडेड एनिमल्स हैं। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू कोल्ड ब्लडेड और पोकिलोथर्मिक। ये नाम आप लिख लेना, ये 12th क्लास में भी का क्वेश्चन है ये। कोल्ड ब्लडेड पोक्लियोथर्मिक एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, ये उनमें मिलता है कोल्ड ब्लड विच बॉडी
टेम्परेचर वेरी विद डेट देयर इन्वायरमेंट। ये ब्लड इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब करते हैं द थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम। देखो थर्मो मीन्स टेम्परेचर, रेगुलेटरी मीन्स रेगुलेशन, और जो इसको रेगुलेट करता है उसको बोलते हैं हम इस पूरे एक्टिविटी को सिस्टम। ठीक है, थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम। अब सबसे पहले थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम को रेगुलेट कौन करते हैं? रेगुलेशन तो रिसेप्टर से ही होती है। कौन से रिसेप्टर है? थर्मो रिसेप्टर। क्या है? थर्मो रिसेप्टर से। द थर्मो रिसेप्टर प्रोवाइड इनपुट टू द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस। तो ये एक क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है, अपने नोट डाल लो कि एक तो रिसेप्टर्स हो गया, ठीक है, टेम्परेचर को कौन सा रिसेप्टर? थर्मो रिसेप्टर। और सेकंड क्वेश्चन बन गया आपका कि जो टेम्परेचर का जो सेंटर है ब्रेन के अंदर, जो टेम्परेचर का पार्ट है कहाँ से रेगुलेट होता है? सेंटर लोकेटेड इन द, कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। अब करते हैं रेगुलेटिंग सेंटर। The temperature regulating center of the body is located in the hypothalamus. Hypothalamic thermostat is set carefully maintained. जो फिजियोथेरेपी के अगर इजी क्वेश्चन बनते हैं ना तो उसमें पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 98.6 डिग्री प्लस माइनस 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। इसमें प्लस माइनस 1 हो सकता है पर 37 डिग्री होगा। ये अपने नोट में लिख लो। अब करते हैं कि इफेक्टर ऑर्गन कौन कौन से हैं? कौन कौन से इफेक्टर ऑर्गन हैं? द इफेक्टर ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड टू बोथ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन टेम्परेचर। जो इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? बोथ टेम्परेचर को इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी करते हैं। द प्राइमरी इफेक्टर सिस्टम इंक्लूड वैस्कुलर, मेटाबॉलिक, स्केलेटल मसल रिस्पॉन्स, शिवरिंग एंड स्वेटिंग। अब देखो वैस्कुलर, अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? हाई हो जाता है। ठीक है, अगर हमारा वैस्कुलर सिस्टम ही काम कम करेगा तो ब्लड प्रेशर अगर कम होगा तो ब्लड प्रेशर कह रही हूँ, सॉरी, हार्ट रेट, वैस्कुलर हार्ट रेट, अगर हमारी ब्लड वेसल्स इंक्रीज वर्क करेंगी तो हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज़ होगा तो भी जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होगा। स्केलेटल मसल रिस्पॉन्स, स्केलेटल मसल कैसे इफ़ेक्ट करती हैं? जैसे कि कोई डेली एक्टिविटी कर रहा है वो नॉर्मल रह रहा है। अब कोई एथलीट है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है वो डेली एक्टिविटीज़ करता है, जैसे ही रनिंग करना शुरू करेगा तो उसकी जो उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे ही वो रेस्ट पोजीशन में आएगा डिक्रीज़ हो जाएगा। शिवरिंग, शिवरिंग का मीन्स क्या है? कई बार आप बुखार होता है हमें और हमें ठंड लगने लग जाती है और हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे हिलने लग जाते हैं। शिवरिंग मीन्स ठंड लगना, हिलना। एंड स्वेटिंग। अब करते हैं नेक्स्ट है कंजर्वेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। कंजर्वेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। वैजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, देखो अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर भी हाई होगा। हाई होगा तो जो वेसल्स हैं हमारी वो क्या होंगी? डायलेट होंगी। तो यहाँ पे क्या करना है? वैजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, द हाइपोथैलेमस एक्टिवेट सिंपैथेटिक नर्व। ठीक है, क्या है? सिंपैथेटिक नर्व एंड एक्शन दैट रिजल्ट इन वैजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्यूटेनियस वेसल्स थ्रू आउट द body. The significantly reduce the lumen of the vessels and decrease blood flow near the surface of the skin where the blood would normally be cool.
ठीक है। कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे, जो ब्लड वेसल्स हमारी डायलेट हो गई थी उनको क्या करना है, हमें कंस्ट्रिक्ट करना है। और जैसे ही हम कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमारे जो क्यूटेनियस जो वेसल्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। उनका जो साइज़ है, ल्यूमन साइज़ वेसल्स का, वो रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस होने के बाद जो ब्लड का फ्लो है डिक्रीज़ हो जाएगा। और ब्लड का फ्लो डिक्रीज़ होने के बाद वैसे ही ब्लड क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और हीट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दस द अमाउंट ऑफ हीट लॉस टू द इन्वायरमेंट इज डिक्रीज। अब ये भी आप एक बार देख लेना, एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है। देखो एग्ज़ामिनर वैसे कुछ भी दे सकता है, मैं इतनी गारंटी कभी नहीं लेती हूँ किसी भी चीज़ की, और लेनी भी नहीं चाहिए। आप बस रीड करो, पढ़ाई करो, एग्ज़ामिनर कौन सा क्वेश्चन कहाँ से दे दे, बस मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि आपके क्वेश्चन ऐसे और इस तरीके से बनेंगे। अब करते हैं डिक्रीज ऑफ स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी टू रिड्यूस और प्रिवेंट हीट लॉस बाय एवेपोरेशन। Sweat gland activity is diminished. Sweating is totally abolished with cooling of the hypothalamic thermostat below approximately 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब करते हैं क्यूटीज अनसेरिन और पिलो इरेक्शन। ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या है, ऑल्सो अब कई बार देखा होगा ना कि जैसे ही ठंड लगती है तो गूज बम्स हाथ पे आ जाते हैं, ये वही है, ठीक है। ऑल्सो ए रिस्पॉन्स, गूज बम्स जिसको बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं रोंगटे खड़े होना, ठीक है। तो ऑल्सो ए रिस्पॉन्स टू कूलिंग ऑफ द हाइपोथैलेमस, कूलिंग ऑफ द हाइपोथैलेमस। दिस हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म इज कॉमनली डिस्क्राइब एज गूज फ्लैश। द टर्म पिलो इरेक्शन मीन्स, इस टर्म को हम किस में क्या बोलते हैं, पिलो इरेक्शन। इरेक्शन का मीन्स खड़ा होना, इरेक्ट होना, सीधा, मीन्स हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। बस इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को नॉलेज लेने के लिए पढ़ना है तो ये मैं दिखा देती हूँ, आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है शिवरिंग। शिवरिंग में क्या होता है, थर 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 ऐसे हिलना, ठीक है। वैसे इस तरीके से हिलना तो ट्रेमर्स बोला जाता है, पर ठंड के साथ जो हिलना होता है उसको बोला जाता है शिवरिंग। द प्राइमरी मोटर सेंटर फॉर शिवरिंग लोकेटेड इन द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो शिवरिंग होती है ये हाइपोथैलेमस के कौन से सेंटर से लोकेट करती है। तो ये लोकेट करती है पोस्टीरियर। हाइपोथैलेमस जो होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड होता है, आगे भी होता है, पीछे भी होता है, पार्ट पूरा ऑर्गन होता है ये, बीच में ब्रेन के अंदर, ठीक है। और बोथ लेटरल साइड भी होता है। तो जो शिवरिंग होती है ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस लोकेटेड होती है। दिस एरिया इज बाय कोल्ड सिग्नल्स फ्रॉम द स्किन एंड स्पाइनल। ये जो एरिया है ये बॉडी को कोल्ड सिग्नल्स देता है, किसको, स्किन को, फ्रॉम स्किन से एंड स्पाइनल कॉर्ड से। अब करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन मीन्स थर्मल रेगुलेशन, फंक्शन ऑफ हार्मोनल इन्फ्लुएंस इन थर्मल रेगुलेशन। 2 हार्मोन्स होते हैं अडर्नल मेडुला फ्रॉम द अडर्नल मेडुला। कौन कौन से हार्मोन, अडर्नल मेडुला कहाँ होती है, किडनी में। नोर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, नहीं सॉरी, अडर्नल मेडुला। अब देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन, अडर्नल मेडुला जो होता है, हार्मोन जो सिक्रेट होता है, ये कहाँ से होता है, ये होता है किडनी के ऊपर। देखो मैं बना देती हूँ किडनी, इस तरीके से हमारी बिन शेप किडनी होती है, इसके ऊपर जो होता है, ठीक है,
ये यहाँ से, और ये जो हाइपोथैलेमस है यही क्या करता है, ये सिक्रेट करता है इन इसको, ठीक है। और फिर यहाँ से ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं हमारे एडर्नल कोर्टेक्स एंड एडर्नल मेडुला। ये दो हार्मोन हैं, नोर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। अब करते हैं सेकंड फ्रॉम हार्मोनल रेगुलेशन इन्वॉल्व इंक्रीज आउटपुट ऑफ थायरोक्सिन बाय द थायरॉयड ग्लैंड। अब कई बार आपको ना किडनी वाले पेशेंट्स को देखने को मिलेगा, जो किडनी के पेशेंट हो गए ना, उनको ना स्वेटिंग्स ज़्यादा आएगी या स्वेटिंग बिल्कुल ही नहीं आएगी, किसी को ज़्यादा आएगी किसी को कम, कुछ ऐसे ही सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। किसी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, आपको इस तरीके की सिम्टम्स आपको ज़रूर दिखाई देंगे। अब करते हैं लॉस ऑफ बॉडी हीट। देखो पढ़ाने को तो ना बहुत सारे लेंदी है, वैसे भी फिजियोथेरेपी की जो बुक्स हैं वो काफ़ी लेंथ में ही हैं और कितना भी पढ़ लो उतना ही कम है। अब करते हैं लॉस ऑफ बॉडी हीट। अब हम बॉडी की हीट को लॉस कैसे करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, लॉस ऑफ हीट। नॉर्मल जनरली आपके काम आने वाला है। एक्सेस हीट इज डिसिपेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू 4 प्राइमरी मेथड, ठीक है। एक्सेस जो हीट होती है उसको हम कम करने के लिए, बॉडी से कम करने के लिए 4 प्राइमरी मेथड यूज़ करते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड इवेपोरेशन। रेडिएशन, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स from one object to another is accomplished by radiation. The heat transfer occurs through the air between objects that are not in direct contact. Heat is lost to surrounding object that are colder than the body. जैसे ही हीट लॉस्ट होगी उसके सराउंडिंग जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो क्या करेगी, कोल्डर देन द बॉडी। एग्जाम्पल, लॉस ऑफ हीट टू ए वॉल एंड सराउंडिंग रूम ऑब्जेक्ट्स एज डिपिक्टेड इन फिगर दिस वन। ए पर्सन विदाउट क्लोथिंग इन रूम मेंटेन एट नॉर्मल टेम्परेचर लूजेज अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ टोटल हीट लॉस टू रेडिएशन। जो पेशेंट के रूम में ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं, अब जैसे कि आप कंप्यूटर की लैब में जाते हैं, एग्ज़ाम जैसे कि देने गए होगे, एम्स का किसी भी टाइप का कोई भी एग्ज़ाम देने गए हो, तो ऑटोमेटिक जो वहाँ पे कंप्यूटर्स लगे होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के चलते ही क्या हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होने लग जाता है, ऑटोमेटिक ही चेंज होने लग जाता है, आपको भी फील होता होगा। तो वो ये वही बता रहे हैं कि रेडिएशन से हमारी बॉडी के अंदर हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। देखो अब इससे बहुत अच्छे से, ये काफ़ी अच्छा पिक्चर है, डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी अच्छी पिक्चर दी हुई है कि रेडिएशन 60% ऑफ टोटल हीट लॉस टू रेडिएशन। अब करते हैं कंडक्शन। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू ए लिक्विड, सॉलिड और गैस टेक्स प्लेस बाय कंडक्शन। है तो ये इलेक्ट्रोथेरेपी में भी आते हैं हीट ट्रांसफ़र की, और क्या पता वो इलेक्ट्रोथेरेपी से ना देके आपको इसी चैप्टर से ये क्वेश्चन दे रहे हो और हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रोथेरेपी से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक्स आप कर लेना, चाहे DSSB वाले हैं, रेलवे वाले हैं, एम्स वाले हैं, जहाँ भी कोई भी फिजियोथेरेपी का एग्ज़ाम होता है वो इस टॉपिक को कर लें। This type of heat transfer require direct molecular contact between two objects as a when a person is sitting on a cold surface. देखो अब जैसे ही पेशेंट बैठा हुआ है, इसको हीट कम लगना और ज़्यादा लगना दोनों ही हो सकते हैं। घर में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है वो डिपेंड करती हैं कि घर में रहने वाले पर्सन का टेम्परेचर चेंज कर सकती हैं, वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। अगर किसी भी पेशेंट को बुखार होता है, ठीक है, फीवर है, और उसे कुछ ठंडा खाने को दे दो, उसका मन ही करेगा क्या, ठंडा खाने का, या फिर ठंडा कहीं बैठने का,
एयर में, ठंडी एयर में जाने का, या किसी बोल देगा कि मेरे पैरों पे पानी डाल दो या स्पंज बात कर दो, तो क्या होता है, वही है स्पंज जो बात करते हैं वो क्या आता है, कंडक्शन, कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, वो क्या करती हैं, हीट को लॉस्ट कर देती हैं। ठीक है, हीट इज ऑल्सो लॉस्ट बाय कंडक्शन टू एयर। अब करते हैं कन्वेंशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ एयर की मूवमेंट और लिक्विड वाटर इज अचीव बाय कन्वेंशन। अब देख लेते हैं, देखो इस पिक्चर में कि जब हमें एयर करंट्स टू टाइप्स की होती हैं, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। ठीक है, हीट वेव, जैसे कि अब ज़्यादा गर्मियां हैं तो हीट वेव चल रही हैं, और सर्दियां आएंगी तो कोल्ड वेव चलने लग जाएंगी। तो जो ये एयर है ये भी क्या करती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज़ भी कर देती है। अब जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल अच्छे से बताती हूँ। जैसे ही हम सोते हैं तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, और रात में जैसे हम करवटें बदलते हैं, चैन से सो नहीं पाते। ठीक है, पर सुबह ही सबको 4 से 6 बजे के बीच ऐसी नींद आएगी कि उठने का मन ही नहीं करेगा, किसी का भी मन नहीं करता होगा, ये आप खुद फील करना। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ब्लड प्रेशर, जो टेम्परेचर है बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाना। ठीक है, और वो किससे कम होता है, वो एयर से होता है। सुबह की एयर क्या होती है, कूल्ड होती है, जैसे ही हमारी बॉडी को एयर कांटेक्ट में आती है, वो हमारे इसमें गिवन है कितने परसेंट, 15%, 15% हमारे हीट को कम कर देती है। ठीक है, जितना हमारा जैसे कि बॉडी की एक्टिविटी में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, जो हमारी हार्ट रेट चल रही होती हैं उनको कम कर देती है, और जैसे ही कम होगी तो हमें रिलैक्स से नींद भी आती है। इसलिए सुबह 4 से 6 के बीच हम अच्छे से सो पाते हैं, तभी हमें अच्छी नींद आती है और गहरी नींद आती है। अब करते हैं इवेपरेशन। वैसे इसका पूरा नेक्स्ट नहीं तो इसी वीडियो में शायद आ जाए ये टॉपिक, मैं और भी बताऊंगी कि कौन से टाइम पे, शाम के 4 से 8 बजे तक या 6 से 8 बजे तक जो शाम का टाइम होता है उसमें हम काफ़ी हाइपर होते हैं। इवेपोरेशन में है डिसिपेशन ऑफ बॉडी हीट बाय द कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड टू ए वेपर अकर्स। लिक्विड टू ए वेपर अकर्स बाय इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, वेपर्स बने हैं बॉडी से, वेपरेशन से, तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा हो जाता है। अब करते हैं एबनॉर्मलिटीज़ इन बॉडी टेम्परेचर। एबनॉर्मलिटीज़ क्या होगी, टेम्परेचर देखो, ये ज़रूरी नहीं होता कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है वही उसी से हमें फीवर होता है। जब टेम्परेचर डाउन होता है तब भी हमें फीवर होता है। जब हम ठंडे पड़ जाते हैं तो भी फीवर कहलाएगा, और जब हम गर्म, हमारी बॉडी हीट देने लग जाती है वो भी फीवर ही कहलाती है। तो आपसे कोई भी टेम्परेचर की डेफिनेशन, ये ना नर्सिंग में जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम होते हैं ना उनमें पूछ लेते हैं कि टेम्परेचर की डेफिनेशन बताओ, तो टेम्परेचर की डेफिनेशन यही होती है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना और डिक्रीज़ होना, यही फीवर की डेफिनेशन है। अब करते हैं फीवर को साइंटिफिक नेम से कैसे जानते हैं। तो फीवर का साइंटिफिक नेम है पायरेक्सिया, ये आपको मिल सकता है पेपर में, इम्पोर्टेंट है। एलिवेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, क्या होता है, एलिवेट हो जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है कितना है, 98.6 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1, 37 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब मोर कॉमनली रेफर टू एज ए फीवर। जब हाइपर पायरेक्सिया हो जाएगा तो जो 98.6 डिग्री है उससे
टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तब भी उसको हाई टेम्परेचर नहीं बोलेंगे। आपको ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। Pyrexia is the elevation of normal body temperature, more commonly referred to as fever। तो फीवर भी हम बोल सकते हैं और फीवर का साइंटिफिक नेम है पायरेक्सिया। और पायरेक्सिया को हम हाइपर, जब हाई फीवर हो जाता है, जो हमारा डिग्री सेल्सियस है ये ज़्यादा हो जाती है, तो हम उसको हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर मीन्स हाई और हाइपो मीन्स लो, हाइपोपायरेक्सिया भी बोल सकते हैं और हाइपरथर्मिया भी बोल सकते हैं। थर्मिया मीन्स टेम्परेचर। आर टर्म्स डेट डिस्क्राइब एन एक्सट्रीमली हाई फीवर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है आपका एक, कि जो एक्सट्रीमली हाई फीवर कितना होता है, तो वो होता है अबोव 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, 41.1 डिग्री सेल्सियस। ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लो, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। पायरेक्सिया अकर्स व्हेन द सेट वैल्यू ऑफ द हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट रेज मीन्स बढ़ जाता है। दिस एलिवेशन इज कॉज बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ पायरोजेंस। जब जैसे ही हाइपोथैलेमस की जो सेट वैल्यू है बढ़ती है, पायरेक्सिया हो जाता है, मतलब फीवर हो जाता है। तो फीवर किस कारण होता है? एलिवेशन इज कॉज बाय द, क्या एलिवेशन हो जाता है? इन्फ्लुएंस ऑफ पायरोजेंस, जो पायरोजेंस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण हमें फीवर आता है। फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, पायरोजन आर सिक्रेटेड प्राइमरली फ्रॉम टॉक्सिक बैक्टीरिया एंड रिलीज्ड फ्रॉम डीजेनरेटिंग बॉडी टिश्यू। देखो सबसे पहले हो गया वर्ड फीवर, पहले देखो टेम्परेचर में हाई और लो। हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि जब अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो पायरेक्सिया हो जाता है। पायरेक्सिया का मीन्स है फीवर। फीवर ज़्यादा और कम होता है, हाइपर पायरेक्सिया, हाइपोपायरेक्सिया, हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया। और ये किसके कारण हो जाता है? जो फीवर जो होता है, ये जो हाइपोथैलेमस की जो सेट वैल्यू है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज, रेज हो जाती है, जिसके कारण जो हमारे बॉडी के अंदर पायरोजेंस होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, और जैसे ही वो बढ़ते हैं तो फीवर इंक्रीज होता चला जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मीन है लॉस ऑफ एपिटाइट। क्या है? लॉस ऑफ एपिटाइट। जब हम फीवर के साइन एंड सिम्टम्स कर लेते हैं, साइन एंड सिम्टम्स में इंक्लूड जनरल हेडेक, इंक्रीज पल्स, रेस्पिरेटरी रेट्स, चिल्स, पिलो इरेक्शंस मीन्स गूज बम्स, फ्लैश, शिवरिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट को हम क्या बोलेंगे? एनोरेक्सिया। ये स्पेसिफिक स्टेज हैव बीन आइडेंटिफाइड डिस्क्राइबिंग द कोर्स ऑफ ए फीवर। फर्स्ट है प्रोडर्मल फेज, सेकंड इन्वेजन ऑनसेट, थर्ड है स्टेशनरी फेज। तो फर्स्ट में क्या होगा? प्रोडर्मल फेज में स्लाइट हेडेक होगा, मसल एक होगी, जनरल मलेजिया होगा और लॉस ऑफ एपिटाइट होगा। और इन्वेजन और ऑनसेट इज द पीरियड फ्रॉम द आइदर ग्रेजुअल और सडन राइज। ठीक है, इसमें क्या होगा? इन्वेजन और ऑनसेट में ठंड लगेगी, शिवरिंग आ जाएगी, पेल अपीयरेंस ऑफ स्किन हो जाएगी। स्टेशनरी फेज में फास्टिगम और स्टेडिडम इज द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ द फीवर। स्टेशनरी फेज में क्या हो जाएगा? हाईएस्ट एलिवेशन हो जाएगी फीवर की। फोर्थ है डिफरवेंसेंस, टर्मिनेशन, रिजोल्यूशन। ठीक है, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है, क्योंकि सबकी इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं होती है और मेरी भी ऐसी ही है। मैं क्यों कहूँ कि मेरी अच्छी है, नहीं है मेरी भी अच्छी, पर इंग्लिश लैंग्वेज कोई नॉलेज को डिफाइन नहीं करती है, ये आप सब